तो दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। वो औरों की तरह होशियार नहीं होते, जिनके कारण उन्हें हमेशा सबसे कम आंका जाता है। पर यह गलत है, क्योंकि उन्हीं में से कौन आगे जाकर क्या बन जाए किसी को कुछ पता नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के न्यूरो सर्जन को देखते हैं, जो देश में काफ़ी मशहूर है। लोग दूर दूर से उनके पास अपने इलाज के लिए आते हैं। आज डॉक्टर बेन के पास एक कपल आए हुए हैं जिनका भी न्यूबॉर्न बेबी के 2 सर हैं। जी हाँ, उनके शरीर तो एक ही हैं, लेकिन सर 2 हैं। और ऐसा कुछ डॉक्टर बेन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है और देखा भी है। पर उन्हें अब इलाज तो करना ही है, पर इसके लिए वो अपने सीनियर से 4 महीने का समय मांगते हैं, क्योंकि पहले वो पूरी तरीके से तैयार होना चाहते हैं। घर जाकर वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हैं और फिर अपनी केस स्टडी में लग जाते हैं। लेकिन बेन हमेशा से ऐसा नहीं थे, क्योंकि हर कोई सोने के चम्मच को लेकर पैदा नहीं होता, किसी को लोहे को सोना बनाना पड़ता है। बेन ने भी यही किया। तकरीबन आज से 35 साल पहले, यानी कि 1961 में, जब वो स्कूल में थे तो ब्लैक होने के कारण सभी उसका मजाक बनाते थे। ऊपर से बेन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। हर बारी उसके सबसे कम मार्क्स आते थे, जिसके कारण वो उसे और बातें सुननी पड़ती है अपने साथ वाले बच्चों से। एक दिन प्रिंसिपल उसकी माँ एनी को बुलाकर इस बारे में बताती है कि उनके बेटे के बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो अगली क्लासेस में वो नहीं जा पाएगा। एनी को भी अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है और चुपचाप स्कूल से बाहर गई। उस छोटे बेन के अंदर एक अंदेशा पैदा होने लगता है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। तभी औरों से हमेशा वो पीछे रह जाता है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि अब उसे और नहीं पढ़ना है। वो लोग आपको बार बार बुलाकर परेशान करते, मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। पर सिर्फ उसकी माँ को ही उस पर यकीन था कि वो एक दिन कुछ बनेगा, और इसीलिए वो उसे समझाती हैं कि तुम्हारी नाव में छेद ज़रूर है, पर वो डूबी तो नहीं है। उसको आगे बढ़ाते रहो, एक दिन ज़रूर तुम किनारे तक पहुँच जाओगे। तुमने कोई कमी नहीं है, ये कभी मत सोचना। दरअसल बेन की मॉम चाहती हैं कि उनके दोनों बेटे खूब पढ़े लिखे और आगे जाकर एक बड़े आदमी बने। एक दिन उन्हें एहसास होता है कि बेन को सही से दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि वो छोटे अक्षर ना तो सही से पढ़ पा रहा है और ना ही लिख पा रहा है। इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन उसे चश्मा लगवा दिया, जिसके दिन बाद उसे छोटे छोटे अक्षर दिखने लगते हैं। और हर दिन उसकी माँ उसे मोटिवेट करती हैं और फिर अगले आने वाले कुछ टेस्ट वो कम से कम फेल होने से बच जाता, जो देखकर वो बहुत खुश था। सबसे ज़्यादा तो उसकी माँ, क्योंकि ये उसकी एक तरह की इम्प्रूवमेंट थी। अब आए दिन पूरा परिवार चर्च भी जाया करता है, जहाँ पर फादर सभी को एक कहानी बताते, जो कि एक डॉक्टर की होती है, जिसने कैसे अपनी गरीबी के दिन से बाहर आकर दुनिया का सबसे मशहूर और अमीर डॉक्टर बनकर दिखाया, जिसे लोग भगवान का दर्जा दिया करते, क्योंकि वो किसी का भी इलाज कर देता है। वो कभी बीमार नहीं होते। ये सब सुनकर बेन भागते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ से लिपट कर कहता है कि मम्मा, मुझे डॉक्टर बनना है। जो सुनकर उसका बड़ा भाई क्यूरोस हंसने लगता है और कहता है, पहले तुम टेस्ट में पास तो हो जाओ। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो बनना है तुम बन जाओ, पर तुम्हें पता है डॉक्टर को बहुत पढ़ना पड़ता है, क्या तुम इतनी पढ़ाई कर सकते हो? तो वो प्रॉमिस करता है। पर उसकी माँ दोनों भाइयों को लगातार टीवी देखने से बहुत परेशान हो चुकी है। उन्हें किसी भी तरह करके इस चीज़ को रोकना है, पर कैसे? एक दिन हम एनी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं। वहाँ वो एकदम ही बदल जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो अंदर ही अंदर घुट रही है। उसे कई बार एंजाइटी के दौरे भी आ चुके हैं, जिसका कारण है उसका अतीत। उसकी 13 साल में ही शादी हो गई, जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए, जो काफ़ी अच्छे हैं। पर उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता पीटता है। उसने नशे का कारोबार भी शुरू कर दिया है और फिर दूसरी शादी भी कर ली है, जिसके कारण उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मैं औरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। इतना सब कुछ एनी की ज़िंदगी में हर दिन हो रहा है, लेकिन जब वो अपने दोनों बच्चों के पास होती है तो उन्हें ऐसा दिखाती है कि जैसे वो दुनिया के सबसे अमीर बच्चे हैं और उसकी माँ को कोई परेशानी नहीं है। यही तो एक माँ की परिभाषा है। वो खुद पर आँच आने देगी, लेकिन अपने बच्चों पर कभी नहीं। डॉक्टर एनी को सलाह देते हैं कि उसे कुछ दिन रिहैब में बिताना होगा। इसीलिए घर जाकर वो उन दोनों से झूठ कहती है कि मुझे काम के सिलसिले में दूर जाना है कुछ दिन के लिए, और तब तक के लिए तुम्हारी नानी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। जिसके बाद एनी रिहैब में पहुंच जाती है। जहां वो अपने सामानों को खोलती है तो उसमें उसे बेन का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि डियर मॉम, मैं बेन बोल रहा हूँ, आप वहाँ अच्छे से रहना और मैं यहाँ प्रॉमिस करूँगा कि स्कूल में बहुत मेहनत करूँ, अच्छे मार्क्स लाऊं। आई मिस यू मॉम। ये पढ़कर एनी की आंखों से भर भर आंसू गिरने लगते हैं। उसके लिए समय बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे वो अपने बच्चों से दूर कभी नहीं रही है। वहीं एक और दोनों बच्चे अपनी नानी के पास रहना शुरू कर देते हैं और उस और स्कूल में एक और टेस्ट होता है, जिसकी इस बार बेन ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। अब जब उसका रिजल्ट आता है तो सभी कहते हैं कि उसने चीटिंग करके मार्क्स लाए,
क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने 25 में से 24 मार्क्स हासिल किए हैं। किसी को यकीन नहीं था सिवाय एक के, जो कि थी उसकी माँ। वो भागते हुए अपने घर जाता है, जो उसकी नानी थी उन्हें इस बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी उसे कहीं से अपनी माँ की आवाज़ आती है। वो भागते हुए किचन में जाता है तो वहाँ वो खड़ी थी। बेन फौरन उनसे गली से लगता है और उन्हें अपना रिजल्ट दिखाता है, जो देखकर वो कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था ना तुम अच्छा कर सकते हो। कुछ दिन बाद आनी को एक नए घर में साफ सफाई की जॉब लगती है, जो किसी मिलियनर का घर था। वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। खैर, अब काम खत्म करके वो घर को लौट आती है, पर अभी भी उसके दोनों बेटे टीवी देख रहे थे, जो देखकर उसका खून खौल जाता है। वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज से उनका टीवी देखना बंद। अब वो लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ पर कुछ किताबों को पढ़ेंगे। जो भी उनका मनपसंद टॉपिक होगा उन किताबों को सही से समझेंगे। अगर उनका सारा काम खत्म हो जाए तभी वो टीवी देख सकते हैं, और अब से यही होगा। अब ये दोनों ही चीज़ें दोनों भाइयों को सही नहीं लगती, पर माँ ने कहा है तो करना तो होगा। इसीलिए वो अगले दिन लाइब्रेरी जाने लगते हैं, जहाँ पर वो हर दिन एक नए टॉपिक की किताब को रीड करते हैं, जिनकी मदद से उन्हें अपनी स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक सभी में सुधारने का मौका मिलता है। एक बारी का किस्सा, जब बेन के स्कूल में एक नए टीचर आते हैं जो कुछ अनमोल स्टोन के बारे में बातें करते हैं, जिस बारे में वो बच्चों से पूछते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी एक बच्चे का हाथ उठता है और वो कोई और नहीं बल्कि बेन था। वो उन सारे सवालों का सही जवाब देता है, क्योंकि उसने कल ही इस चीज़ के बारे में बुक में पढ़ा था। अब उसने अपने मतलब के टीवी प्रोग्राम भी देखना शुरू कर दिया है, जिसमें उसे अच्छी सीख मिले, कुछ बनने की चाहत पैदा हो। उसके अंदर साल खत्म होते हुए बेन को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा जाता है, क्योंकि उसने पूरे साल हर चीज़ में अच्छा किया, सबसे अव्वल आया है, जो देखकर उसकी माँ और बड़ा भाई बहुत खुश होता है। पर बेन की क्लास टीचर अभी भी रंग भेद करती हैं। उसे ये पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक बच्चा सबसे आगे कैसे हो सकता है। इसीलिए वो सभी से कहती है कि बेन एक ब्लैक लड़का है। उसके पिता नहीं है, उसकी माँ साफ सफाई का काम करती है, फिर भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कहकर उसने सभी के सामने बेन और उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा किया, जो देखकर बेन की माँ को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो स्कूल से निकलवा देती है और दूसरे स्कूल में डाल देती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर ब्लैक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर बेन की एक लड़के से दोस्ती होती है जिसका नाम है रैनसन। अब यहाँ रैनसन अपने ऊपर बहुत ध्यान देता है, यानी कि कपड़ों में, हेयर स्टाइल में, हर चीज़ में, जिस चीज़ का असर बेन पर भी पड़ना शुरू हो गया था। उसका मन पढ़ाई से हटकर अब इन सब चीज़ों में लगने लगा था। इसीलिए उसने अपनी मॉम से डिमांड करना शुरू कर दिया। उसे नए कपड़े चाहिए, पर आनी के पास इतने पैसे नहीं थे। वो फिर भी खुद के खर्च में से पैसे निकाल कर बेन के लिए एक पैंट देती है, जिसको पहनकर वो अपने इस ग्रुप में जाता है, जो उसके हिसाब से ठीक नहीं था। वो सभी उसके ड्रेसिंग का मजाक बनाते हैं और इसीलिए अब वो घर आकर चीज़ों को और डिमांड करने लगता है अपनी माँ से। लेकिन जब पैसे होंगे तभी तो चीज़ें खरीद कर उसकी माँ दे पाएंगी। इतना कहने पर बेन ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, जो देखकर वो खुद हैरान हो जाती हैं कि आखिर उसे क्या हो गया। और ये होता है बुरे संकट का असर। उसके बड़े भाई ने बीच में आकर उसे रोका, लेकिन ये सब देखकर आनी के आंसू आ गए। वो उसी के लिए इतना सब कुछ कर रही है और बदले में उसे ये बिहेव दिखा रहा है। असल में ये सब उसी संगति का कारण हो रहा है जिसको बेन ने अभी तक ताज़ा ताज़ा ज्वाइन किया है। लेकिन ये क्या, वहाँ भी उसकी लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है। लेकिन उस बंदे की किस्मत अच्छी होती है कि वो चाकू उसके बेल्ट पर लगता है और वो बच जाता है। लेकिन जब बेन अपने होशो हवास में आता है तो फौरन भागते हुए घर आता है और होली बुक को पकड़कर कसम खाता है कि आइंदा से वो ये सब कभी नहीं करेगा। वो भटक गया था, ये सब कहकर वो कसम खाता है कि अब वो और मेहनत करेगा और एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। कुछ सालों के बाद उसने स्कूल में पास आउट कर लिया। अब वो पढ़ाई में तो पहले से काफ़ी होशियार था, इसीलिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन लेने के लिए, जिस बारे में वो अपनी माँ को भी बताता है। अब बेन को कुछ दिन उनसे दूर रहना होगा क्योंकि वो हॉस्टल में रहेगा। उसकी पढ़ाई के दौरान वहाँ उसकी मुलाकात जूलिया नाम की लड़की से होती है, जिसे वो पसंद करता है, पर उसने उसे कभी ये बात बताई नहीं। वो उससे कहता है कि उसे टीचर से पढ़ना पसंद नहीं है क्योंकि वो कुछ भी सही नहीं पढ़ाते, मुझे समझ ही नहीं आता। तो जूलिया कहती है कि अगर तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम घर पर भी अकेले पढ़ सकते हो, इसमें इतना सोचना क्या। बेन को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो खुद से पढ़ना शुरू करता है। अकेले अपने रूम में खुद को टेस्ट करता है, खुद को समझाता है कि उसे कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, दुनिया को बताना है कि एक दूसरी कास्ट का आदमी, एक दूसरे रंग का आदमी दूसरों का इलाज कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सभी एक है। इस दौरान बेन को पता लगता है कि उसकी केमिस्ट्री काफ़ी वीक है।
वो उसमें ज़्यादा मेहनत करता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो उसे सबसे आसान लगने लगती है। एक रात तो अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो मगन हो चुका था कि कब सुबह के 7 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। दरअसल आज उसका एनुअल ईयर का एग्ज़ाम है, इसीलिए वो फ़ौरन कॉलेज जाता है और एग्ज़ाम हॉल में बैठता है। 2 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आने वाला है, जिसके लिए उसकी मॉम भी यहाँ आई है। दोनों रिजल्ट को देखती और बेन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज इसी दिन के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत करी। पर अब बेन उन्हें बताता है कि उसको न्यूरो सर्जन बनना है, यानी कि दिमाग का डॉक्टर, जिसके लिए वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए जाता है, जहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसी थी और इंटरव्यू देने के लिए हज़ारों लोग आए थे, जिसमें बेन भी शामिल था। पर उसने ठान रखा है कि वो इसी हॉस्पिटल में काम करेगा। वो पूरा तैयार होकर जाता है उनके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। उनका पहला सवाल आता है, इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उसने न्यूरो सर्जन ही क्यों चुना? इससे अच्छी प्रोफेशन के डॉक्टर भी मौजूद हैं, वो चुन सकता था, जिसमें अच्छी इनकम भी है और रेस्पेक्ट भी है। तो बेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम हमारे शरीर के हर हिस्से का अगर सही से इलाज कर दें, लेकिन दिमाग का ना कर पाएं, तो कुछ फायदा नहीं। इंसान का दिमाग उसके शरीर का उसका इंजन होता है। उसके अंदर ही कई तरह के राज हैं, जिन्हें मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके इस कॉन्फिडेंट को देखकर इंटरव्यूअर काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसको काम पर रख लेता है, यानी कि उन 2 में से अब वो एक है। ये जानकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, पर उससे ज़्यादा बेन, क्योंकि यही तो उसका सपना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वहाँ भी नफरती माहौल बढ़ने लगता है। लोग बेन को सभी से अलग देखते हैं। उसके साथ वहाँ भी रंग भेद होता है, यहाँ तक उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बेन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा है कि आखिर वो ब्लैक क्यों पैदा हुआ। और यही नफरती माहौल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है। अब एक दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है, जिसमें अगर जल्दी उस मरीज की सर्जरी नहीं की गई तो वो मर सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था जो कि उसकी सर्जरी को कर सके, सिवाय बेन के। लेकिन ये करने के लिए उसके पास लाइसेंस, अगर उसने उसका ऑपरेशन कर दिया और वो पेशेंट अगर मर गया तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये नहीं किया तो वो बंदा वैसे ही मर जाएगा। यही सब उलझनों में उलझा बेन फैसला करता है कि वो सर्जरी करेगा और वो चला जाता है। कुछ देर में वो उसे ठीक कर देता है, लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर उसे बुलाते हैं। उसे लगता है कि वो उसे डांटेंगे, लेकिन वो उसकी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसे प्रमोट कर दिया जाता है, जहाँ पर अब लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। सभी उसे अच्छी निगाह से देखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो कलम कर सकती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ बेन के पेशेंट्स भी बढ़ने लगे थे। वो आए दिन कोई ना कोई केस को सॉल्व करता रहता है, जिनमें से एक बच्ची भी थी जिसे बार बार दौरे आते हैं। चेक करने पर पता लगता है कि उसके दिमाग में कुछ दिक्कत है, जिसके बारे में वो उसके पेरेंट्स को बताता है और अगर उन्होंने उसका ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर सकती है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन में हल्की सी भी चूक हुई तो उसकी आवाज़ जा सकती है, वो हमेशा अपाहिज हो सकती है। ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। एक माँ बाप के लिए सबसे ज़रूरी होती है उनकी औलाद, फिर चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। बस उसी आंखों के सामने वो हाँ कर देते हैं और बेन उस रात बड़ी ही बारीकी से उस केस को जांचता है, हर चीज़ को पढ़ता है और फिर अगली सुबह तकरीबन 6 बजे उस ऑपरेशन को शुरू करता है। उसने उस बच्चे के ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। ये सब उसके हाथ की सूझबूझ के कारण हुआ था। अगर एक भी नस यहाँ से वहाँ हुई तो उस बच्ची की जान जा सकती है। जो बात बेन जानता है, शाम के 4 बजे फाइनली वो ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद उस बच्ची को होश आता है। ऐसा ऑपरेशन पहली बार हुआ था, इसीलिए न्यूज़ चारों ओर फैल जाती है। सभी हैरान थे कि आखिर बेन ने ये कैसे किया। तो वो बताता है कि ये हर कोई कर सकता है, बस उसे थोड़ा केस स्टडी करना होगा। आगे आने वाले समय में हमें ऐसे केसेस और मिलेंगे। इतनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आखिरकार बेन के भी आराम के दिन आ गए थे। उसका एक नया विला था जिसके बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये सब उसने सिर्फ अपनी माँ की बदौलत पाया। वहीं उसने जूलिया से शादी भी कर ली, जो कि अब प्रेग्नेंट। लेकिन एक दिन इन्हें पता लगा कि इन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। बेन को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जूलिया के साथ ही रहता है। पर यह देखकर वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत है। अब जो चीज़ें हो गई उसे बदला तो नहीं जा सकता। हॉस्पिटल पहुँचने पर बेन को जर्मनी जाने को कहा जाता है, जहाँ पर एक ट्विन बच्चियाँ पैदा हुई हैं जिनके 2 सर हैं और बॉडी एक है। जी हाँ, ये वही केस है जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था। ऐसा कुछ मेडिकल के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसे खुद बेन करने वाला है। एक रात पहले वो हर जगह इसके बारे में पढ़ता है और बारीकी से समझता है कि कैसे सब कुछ हैंडल किया जा सकता है।
अगले दिन उसने काफ़ी सारे सीनियर डॉक्टर को बुलाया, जिसमें हार्ट के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद थे, ताकि अगर उन्हें किसी की भी ज़रूरत पड़े तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाए। अब ऑपरेशन शुरू होता है। बेन के आसपास ही खड़े थे, वो अपना काम बखूबी जानते थे। वहीं बेन भी अपने काम को लेकर बहुत ही सटीक था। पूरे 38 घंटों के बाद वो उनके सर को अलग कर देता है और फ़ौरन से उसे सिल देता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे। सभी ऊपर वाले का शुक्रिया कहते हैं क्योंकि ये कोई करिश्मा ही था। ऐसे आज तक पहले कभी नहीं हुआ। बेन जाकर उनके पेरेंट्स को कहता है कि उनके बच्चे बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर वो बेन को गले से लगा लेते हैं। बाहर निकलने पर पूरा हॉस्पिटल और मीडिया वालों ने बेन को चारों ओर से घेर लिया। वो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसको सम्मान की नज़रों से देखते हैं। उसी में आनी भी थी, जी हाँ, उसकी माँ, जो भीड़ में थी, लेकिन सबसे पहली नज़र बेन की उन्हीं पर गई। आज उन्हीं की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। अगर उन्होंने लोगों के घर सफाई नहीं की होती, उसे पढ़ाया नहीं होता, तो शायद आज ये करिश्मा नहीं हो पाता। सभी बेन को बधाई देते हैं और कुछ इस तरह से बेन की कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, हर कोई हर फील्ड में होशियार नहीं होता। क्या पता कोई आगे जाकर खिलाड़ी बने या फिर कोई अच्छा न्यूरो सर्जन। इसीलिए किसी की पढ़ाई को लेकर उसको दोष नहीं देना चाहिए। आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।